बंसल एजुकेशन हब। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बंसल एजुकेशन हब। मेरा नाम है श्रुति एंड मैं आप लोगों को पढ़ा रही थी ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के बारे में। तो गाइज़, अगर आपको याद होगा, अगर हम लोगों ने जब ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस पढ़ा था तो मैंने आपको उसके 2 स्टेप्स बताए थे, जो कि थे हमारा आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीज़न ऑफ वर्क, एंड हमारा जो सेकेंड स्टेप था वो था हमारा ग्रुपिंग द जॉब्स एंड डिपार्टमेंटलाइजेशन। सो गाइज़, अगर आपको याद होगा, मैंने आपको ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में जो हमारा स्टेप नंबर फर्स्ट था, दैट इज़ आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीज़न ऑफ वर्क के अंदर पढ़ाया था कि हमारा जो फर्स्ट स्टेप होता है ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में, वो क्या होता है कि हम वर्क को क्या करें, पहले आइडेंटिफाई करें, यानी कि जाने कि हमारे पास काम क्या है। काम जानने के बाद हम उस काम के छोटे छोटे हिस्से करते हैं, जिसको हम लोगों ने क्या नाम दिया था दोस्तों, जल्दी बताओ। बिल्कुल सही, उसको हमने क्या नाम दिया था, जॉब। यानी कि जॉब की जो डेफिनेशन है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जो जॉब की डेफिनेशन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इन MCQs या फिर 1 मार्क क्वेश्चन में पूछी जा सकती है, जो कि आपके फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन में आने वाले हैं, अदर देन बोर्ड्स में भी पूछ सकते हैं। एक कॉमन क्वेश्चन है, आपको याद होना चाहिए, इजी क्वेश्चन है, आगे भी आपके काम आएगा। इंटरव्यू में अगर आप सेटअप करोगे, कोई भी अगर आपसे पूछ लेता है कि जॉब को डिफाइन करो, तो आप ये इजीली बोल सकते हो। एक तरीके से आप डेफिनेशन दे सकते हो। किसी भी बड़े काम को छोटे छोटे प्रोसेस में, छोटे छोटे यूनिट्स में बांटना, उसे बोलते हैं हम जॉब। ये ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के अंदर जॉब की डेफिनेशन है, ठीक है। तो आप इसे याद रखिएगा। देन नेक्स्ट हम लोगों के बारे में, जो कि था हमारा ग्रुपिंग द जॉब्स एंड डिपार्टमेंटलाइजेशन के बारे में। सो गाइस, अगर आप याद होगा, मैंने आपको बताया था कि आप एक बार अपना काम पता कर लो, आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि आपका काम क्या है, ठीक है। उसके बाद आपने जॉब भी क्रिएट कर ली, यानी कि उस वर्क को स्मॉल यूनिट में बांट दिया। बांटने के बाद आप क्या करोगे, यानी कि जो जॉब्स आपने क्रिएट करी हैं, अलग अलग स्मॉल यूनिट्स आपने क्रिएट करी हैं, आप उनको क्या करोगे, ग्रुप करोगे। क्या करोगे बेटा, ग्रुप करोगे। देखो फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, जैसे कि ये पूरा वर्क था, ठीक है। इसमें आपने क्या करा, इसमें आपने 6 यूनिट्स बांट ली, यानी कि 6 जॉब्स हो गई आपके पास, ठीक है। 6 जॉब्स हो गई। अब आप क्या करोगे, इसको अलग अलग काम के अकॉर्डिंग ग्रुप करोगे। सपोज अगर इसमें फाइनेंस की जितनी भी जॉब्स हैं वो किस में जाएंगी, फाइनेंस डिपार्टमेंट में। जो प्रोडक्शन से रिलेटेड जॉब है वो कहाँ ग्रुप करोगे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। जो मार्केटिंग से रिलेटेड जॉब्स हैं उसे कहाँ ग्रुप करोगे, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में। यानी कि जितनी भी जॉब्स हैं, अलग अलग टाइप की जॉब्स हैं, आप उसको क्या करो, ग्रुप करो। क्या करो, डिपार्टमेंट्स क्रिएट करो। इसलिए इसका नाम रखा गया ग्रुपिंग द जॉब्स एंड डिपार्टमेंटलाइजेशन, ठीक है। सो ये तो हमने जान लिया, हमने क्या करा। अब जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो कौन कौन से कॉमन वेज यूज़ करती है डिपार्टमेंटलाइजेशन क्रिएट करने के लिए, वो मैंने भी आपको बताया था, उसको रिवाइज कर लेते हैं। तो देखो, डिपार्टमेंटलाइजेशन में मैंने आपको बताया था कि 2 पार्ट्स होते हैं, या मैं बोलूँ उसकी 2, फंक्शनल डिपार्टमेंट है और डिविजनल डिपार्टमेंट है। तो फंक्शनल डिपार्टमेंट मैंने आपको बताया था, जितनी भी जॉब्स जो कि कॉमन फंक्शन की होती हैं उसको किस में डिपार्टमेंट रखते हैं, एक किसी डिपार्टमेंट पे रखते हैं। यानी कि यहाँ पे केवल एक वर्क है, ठीक है। एक वर्क को आप अलग अलग डिपार्टमेंट्स में बांट रहे हो, ठीक है। देन डिविजनल डिपार्टमेंट, अगर आपको याद होगा तो मैंने ये आपको बताया था कि डिविजनल डिपार्टमेंट में क्या होता है, दैट जो आपकी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग प्रोडक्ट बना रही होती हैं, अलग अलग प्रोडक्ट, सपोज कैडबरी ले लेते हैं या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ले लो, अलग अलग प्रोडक्ट बना रही है। चलो हम लोग लेते हैं पार्ले ले ली, पार्ले की एक कंपनी टॉफ़ी बना रही है, ठीक है। देन बिस्किट्स बना रही है, बिस्किट्स भी बना रही है, और लग्जरी जो आइटम्स आते हैं, लग्जरी चॉकलेट जैसे कि हाइड एंड सीक में ये लग्जरी आइटम में आ जाता है, तो ये सब बना रही है। तो पार्ले कंपनी क्या करेगी, इन प्रोडक्ट्स के हिसाब से अपने डिपार्टमेंट्स क्रिएट करेगी। यानी कि जो उसका जो टॉफ़ी का डिपार्टमेंट है उसमें इतने 4 प्रोडक्ट्स अलग होंगे। कौन कौन से, मार्केटिंग के, फाइनेंस के, ठीक है, देन हमारा प्रोडक्शन के, एंड देन हमारा सेल्स के, जो भी है 4 डिपार्टमेंट इसके अलग होंगे। देन बिस्किट के भी अगेन 4 सिमिलर डिपार्टमेंट्स क्रिएट करेगी, एंड इसके भी अगेन 4 सिमिलर डिपार्टमेंट्स क्रिएट करेगी। तो डिविजनल डिपार्टमेंट का मतलब क्या होता है, दैट व्हेन एन ऑर्गेनाइजिंग इज प्रोड्यूसिंग मोर देन 1 टाइप ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि जब एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बना रही है तब वो क्या करती है, तब वो प्रेफर करती है डिविजनल डिपार्टमेंट अंडर द जॉब, जिसमें कि जो जॉब रिलेटेड टू 1 प्रोडक्ट, जो एक प्रोडक्ट से रिलेटेड जॉब है वो एक प्रोडक्ट के अंदर, उस प्रोडक्ट के अंदर जो एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है उसमें आती हैं, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। एंड अगर गाइज आपको कोई भी डाउट है अभी तक ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर में या फिर ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के अंदर, तो आप लोग मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड जो भी लोग मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और उन लोगों ने मेरी अभी तक ऑर्गेनाइजिंग की एक भी वीडियो नहीं देखी है दोस्तों, और अगर आपको समझना है ऑर्गेनाइजिंग क्या होती है,
तो आप लोग जाके देख सकते हैं, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। अदर देन आप लोग चैनल पर जाके भी देख सकते हैं, वहाँ पे भी आपको ऑर्गेनाइजिंग की वीडियो मिल जाएगी। देन आज दोस्तों हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारे थर्ड स्टेप से, यानी कि ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस का थर्ड स्टेप जो है हमारा असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़। तो दोस्तों देखो, अभी तक हम लोगों ने क्या करा, पहले वर्क को आइडेंटिफाई करा, वर्क को स्मॉलर यूनिट्स में बांट दिया, फिर जो जॉब्स हमने बनाई थी उसको ग्रुप करा, अलग अलग डिपार्टमेंट में क्रिएट करा। देन अब हम क्या करेंगे, उन जॉब्स में ड्यूटीज़ को असाइन करेंगे। क्या करेंगे, ड्यूटीज़ को असाइन करेंगे। देखो असाइन कैसे करेंगे, असाइन का मतलब वहाँ पे लोग लगाएंगे। भाई जॉब किस काम की, जब वहाँ पे कोई इंसान काम ही नहीं कर रहा होगा, लोग काम ही नहीं कर रहे होंगे, जॉब किस काम की। जॉब तो एक पर्टिकुलर नाम है, जब तक कोई इंसान वहाँ काम नहीं करेगा तब तक कैसे काम चलेगा। ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, ड्यूटीज़ असाइन करेंगे, किसको, लोगों को, पर्टिकुलरली इंडिविजुअल को हम लोग ड्यूटी असाइन करेंगे। तो वही पॉइंट ये कहता है, तो देखो इसमें क्या पॉइंट है, आफ्टर डिवाइडिंग द ऑर्गेनाइजेशन इनटू स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट, यानी कि हमने क्या करा, ऑर्गेनाइजेशन को स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट में बांट दिए, यानी कि 4 डिपार्टमेंट में बांट दिए हमने ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है। ईच इंडिविजुअल वर्किंग इन डिफरेंट डिपार्टमेंट, यानी कि हर इंडिविजुअल जो अलग अलग डिपार्टमेंट में काम कर रहा है। देखो मैं किसकी बात कर रही हूँ, हर इंडिविजुअल जो अलग अलग डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, इज़ असाइंड अ ड्यूटी, उसको क्या मिलती है, ड्यूटी असाइन करी जाती है, मैचिंग टू हिज स्किल्स एंड क्वालिफिकेशन, उसकी स्किल्स और उसकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग उसको उसकी ड्यूटी दी जाती है। सपोज अगर कोई इंसान इन्वेंट्री में बहुत अच्छा है, यानी कि वो इन्वेंट्री को मैनेज करने में बहुत अच्छा है, तो उसे किस डिपार्टमेंट में रखा जाएगा, किस पोजीशन पर रखा जाएगा, वो किस में अच्छा है, इन्वेंट्री में अच्छा है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट में अच्छा है, तो उसको इन्वेंट्री डिपार्टमेंट में रखा जाएगा, स्टॉक डिपार्टमेंट में रखा जाएगा। और उसे कौन सी पोस्ट मिलेगी, कौन सी जॉब मिलेगी, मैनेजमेंट की, यानी कि एक मैनेजर की पोस्ट मिलेगी। तो बहुत सिंपल है, अब समझ में आए, यानी कि जितने भी इंडिविजुअल्स अलग अलग डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं उनको उनकी जॉब किस हिसाब से दी जा रही है, उनकी स्किल्स और उनकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग उनकी जॉब्स उन्हें दी जा रही हैं, ठीक है। देन देखो नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या बोलता है, द वर्क इज़ असाइंड अकॉर्डिंग टू द एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल। ऑफकोर्स जैसे कि अभी हमने डिस्कस करा कि जो उनकी स्किल्स और क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग उनको काम दिया जाता है। तो वर्क इज़ असाइंड अकॉर्डिंग टू द एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल, जितनी भी एबिलिटी है इंडिविजुअल की, वो जितना कर सकता है, उसकी स्किल्स जो है, उसकी क्वालिफिकेशंस जो हैं, उसके हिसाब से उसे वर्क असाइन करा जाता है। एम्प्लॉयज़ आर असाइन ड्यूटीज़ बाय गिविंग देम अ डॉक्यूमेंट। अब ये थोड़ा पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा। तो देखो सिंपल समझाती हूँ। अब सपोज थोड़ा सा मैं आपको एक हंसी वाला, चलो एक किस्सा सुनाना है। आप मेरे पास जॉब लेने आए, आप मेरे पास जॉब लेने आते हो, आप बोलते हो आप मुझे जॉब दे दो। अब क्या ये कोई प्रोडक्ट है जो मैं आपको यूँ उठा के यूँ दे दूँ, भाई जॉब ले लो, कोई प्रोडक्ट तो है नहीं, कोई टेंजिबल थिंग तो है नहीं। तो अब इस चीज़ की क्या प्रूफ है कि आपने मेरे पास जॉब लेने आया, मैंने आपको जॉब दे दी। तो इस चीज़ का प्रूफ क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ को असाइन, जब ड्यूटीज़ असाइन करी जाती है तो उनको डॉक्यूमेंट दिया जाता है। क्या दिया जाता है, डॉक्यूमेंट। क्या दिया जाता है बेटा, डॉक्यूमेंट दिया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन बोलते हैं। देखो ये याद रखना, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है। बहुत से बच्चे भूल जाते हैं कि ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के अंदर जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है। तो भाई जॉब डिस्क्रिप्शन जो है वो डॉक्यूमेंट होता है, वो तब दिया जाता है एम्प्लॉयज़ को जब उन्हें हम ड्यूटीज़ असाइन कर रहे होते हैं। इस डॉक्यूमेंट में क्या लिखा रहता है, यानी कि ये जो डॉक्यूमेंट है इट क्लियरली डिफाइंस द कंटेंट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटेड टू जॉब, यानी कि इसमें जितने भी कंटेंट, जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो जॉब से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होंगी वो किस में दी जाएगी, जॉब डिस्क्रिप्शन में दी जाएगी। तो ये याद रखना कि जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है, बहुत ईजी तरीके से याद रख सकते हो। जॉब से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो किस में जाएगी, जॉब डिस्क्रिप्शन में। सपोज अगर मेरी वीडियो से रिलेटेड जितनी भी मैं इन्फॉर्मेशन दूंगी आपको कि मैंने इसमें क्या क्या टॉपिक्स कवर कराए हैं, आगे और भी जितनी मुझे आपको इन्फॉर्मेशन देनी है, तो मैं किस में दूंगी, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स आता है उसमें। इसी तरीके से जॉब डिस्क्रिप्शन जो है, पूरी जॉब का जितनी भी इंफॉर्मेशन देनी है, चाहे रेस्पॉन्सिबिलिटी देनी है, चाहे अथॉरिटी देनी है, जितनी भी डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड जॉब होंगे वो किस में जाएंगे, जॉब डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। अगेन अगर आपको कोई भी डाउट है दोस्तों तो आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। एंड अदर देन अगर आप लोग मुझे कमेंट नहीं करना चाहते हैं, आप लोग इतना यूट्यूब यूज़ नहीं करते हैं, या फिर आपको यूट्यूब पर मुझे कमेंट नहीं करना है, कोई बात नहीं, आप लोग मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं फेसबुक के थ्रू। वहाँ पे मेरा पेज है, आप लोग सर्च करिए बंसल एजुकेशन हब, आपको मिल जाएगा। एंड आप लोग वहाँ से मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। मैं आपकी कमेंट्स, आपके मैसेजेस, आपके जितने भी कमेंट्स होते हैं मैं रेगुलरली देखती हूँ। एंड आप अगर मुझे जितने भी लगता है, काफ़ी बच्चों का अभी तक मेरे पास मैसेज आए भी हैं थ्रू फेसबुक,
तो मैं वही चीज़ उनको एक्सप्लेन कर देती हूँ। एंड अगर उन तब भी नहीं आता है तो मैं उनसे बोलती हूँ अगर आपको तब भी नहीं आए तो आप लोग मुझे दोबारा कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोगों के लिए एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगी। सो गाइस, एक चीज़ और कर देना, बहुत मेहनत कर रही हूँ मैं आप लोगों के लिए, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो प्लीज़, चैनल को सब्सक्राइब करो। बिकॉज यार देखो, कहीं ना कहीं मोटिवेशन की कमी हर किसी को होती है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे, मुझे बताओगे कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है, तो बहुत अच्छा लगता है। अपने आप एक अंदर से एक आग सी निकलती है कि चलो यार बनाते हैं वीडियो। इस तरीके से थोड़ा कमेंट करो, मोटिवेट मुझे भी करो, मैं आपको भी मोटिवेट करती रहूँगी, ठीक है। सो देखो, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, वापस पढ़ाई पर आ जाते हैं। अभी हमने क्या डिस्कस करा, स्टेप नंबर 3, जो कि क्या है हमारा असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़ के बारे में। अब हम पढ़ते हैं हमारे स्टेप नंबर 4 के बारे में, जो क्या है हमारा स्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। देखो, अभी तक जब हम लोग ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में आ रहे थे तो बिल्कुल फ्लो में आ रहे थे कि नहीं आते। पहले वर्क मिला, वर्क को डिवाइड करा, डिवाइड किए हुए वर्क को ग्रुप करा, डिपार्टमेंट क्रिएट करे, डिपार्टमेंट क्रिएट करने के बाद जितनी भी जॉब्स थी उसमें लोगों को लगाया। लेकिन यहाँ पे थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा। देखो, लोगों को तो हमने लगा दिया, अब उनके लोगों के बीच में हमको एक रिपोर्टिंग रिलेशनशिप क्रिएट करना होगा। देखो, ये पॉइंट थोड़ा अलग हो जाता है, इसलिए बच्चे इसको ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के अंदर लिखना भूल जाते हैं। क्योंकि जब पेपर आता है तो प्रेशर इतना रहता है कि उन लोगों को ध्यान नहीं रहता है कि इसके अंदर ये भी पॉइंट था। जो फ्लो में याद करते हैं वो उनके लोगों के लिए बता रही हूँ, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखना, इस चीज़ को अलग से याद रखना कि इस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है। अरे, अब बच्चे यूँ कह रहे होंगे मैडम ने डरा दिया। देखो, मैं डरा नहीं रही, मैं केवल इतना कह रही हूँ दैट कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ड्यू टू प्रेशर, नर्वसनेस की वजह से वो इस स्टेप को लिख के आना भूल जाते हैं या इस स्टेप के बारे में भूल जाते हैं। तो ये चीज़ हम लोग को अवॉइड करनी है, इसलिए मैं आपको एक सिंपल तरीका बता रही हूँ उस स्टेप को याद रखने का। क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है, मेरे जो क्लासमेट्स थे एंड जितने भी मेरे जूनियर्स रह चुके हैं वो लोग भी इस स्टेप को भूल जाते हैं, ठीक है। बिकॉज ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जो पूरा स्टार्टिंग में फ्लो में चलता है, तो बच्चे फ्लो में याद तो कर लेते हैं, कहानी तरह याद तो कर लेते हैं, लेकिन जो लास्ट स्टेप होता है ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, इसलिए ये उनकी कहानी से अलग हो जाता है, इसलिए वो भूल जाते हैं। देखो, सिंपल सी बात बता रही हूँ। अब आपने लोगों ने क्या करा, लास्ट स्टेप में आप लोगों ने जॉब्स में इंसान डाल तो दिए। अब उनको जब जॉब्स दी हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी दी है, तो आपको याद होगा हमने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में पढ़ा था दैट रेस्पॉन्सिबिलिटी इज इक्वल टू अथॉरिटी। यानी कि रेस्पॉन्सिबिलिटी दी है तो अथॉरिटी भी देनी पड़ेगी। अब बिना अथॉरिटी के तो काम बेकार हो जाएगा भाई, ऑर्गेनाइजेशन में प्रिंसिपल गलत हो जाएगा, प्रिंसिपल को हम फॉलो नहीं करेंगे तो वो हमें करना नहीं है, तो हमें उनको क्या देना है, अथॉरिटी देनी है। इसलिए हम लोग उनके बीच में रिपोर्टिंग रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं। देखो, आगे पढ़ते हैं, आपको अपने आप ही समझ में आता चला जाएगा। देखो, क्या है 4th स्टेप, ये क्या है 4th स्टेप है ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस का, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस का क्या है 4th स्टेप है, ठीक है। अब जितने भी इंडिविजुअल्स होते हैं, देखो, ओके, ऑल द इंडिविजुअल असाइन सम अथॉरिटी मैचिंग टू द जॉब दे हैव परफॉर्म। यानी कि जितने भी इंडिविजुअल्स जिनको हमने ड्यूटीज़ असाइन करी हैं, क्या करिए, ड्यूटीज़ असाइन करी है, उनको हम क्या दे रहे हैं बेटा, अथॉरिटी दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, अथॉरिटी। मैचिंग टू द जॉब, यानी कि उस जॉब से रिलेटेड जो वो परफॉर्म कर रहे हैं। सपोज़ अगर कोई मैनेजर की जॉब कर रहा है, ठीक है, तो उसे अथॉरिटी हम लोग मैनेजर की पोस्ट के हिसाब से तो देंगे, है ना। कोई सीईओ के पोस्ट के हिसाब से देंगे नहीं, या फिर वर्कर की पोस्ट के हिसाब से देंगे नहीं, तो हम उसे मैनेजर की पोस्ट के हिसाब से ही उसकी अथॉरिटी देंगे। यानी कि जो उसकी पोस्ट है उसी के अकॉर्डिंग उसको अथॉरिटी मिली जाएगी, ठीक है। समझ में आ गया होगा। अब देखो, नेक्स्ट क्या है, द असाइनमेंट ऑफ द अथॉरिटी रिजल्ट इन क्रिएशन ऑफ सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। जब हम अथॉरिटी असाइन करते हैं, अब भाई असाइनमेंट क्यों ज़रूरी है, ये पॉइंट आ रहा है। देखो, जब हम अथॉरिटी को असाइन करते हैं, हम अथॉरिटी देते हैं, अथॉरिटी दे रहे हैं, तो उसका रिज़ल्ट क्या होता है, इसका रिज़ल्ट होता है कि सुपीरियर और सबऑर्डिनेट का रिलेशनशिप क्रिएट होता है। क्या क्रिएट होता है, सुपीरियर और सबऑर्डिनेट का रिलेशनशिप क्रिएट होता है। अब सुपीरियर सबऑर्डिनेट का रिलेशनशिप देखो क्या है, मैनेजर है, सुपीरियर। अब देखो, चलो पहले एक काम करते हैं, मैं आपको उसको क्लियर कर देती हूँ। बहुत से बच्चे, मतलब मैंने जब स्टार्टिंग में भी प्रिंसिपल मैनेजमेंट समझाया था, तब भी बच्चों के कमेंट आए थे सुपीरियर और सबऑर्डिनेट में क्या अंतर है। तो देखो, सुपीरियर और सबऑर्डिनेट, सुपीरियर जो होता है इसमें सुपर आ रहा है, तो यानी कि ऊपर बैठा वाला पर्सन, यानी कि जो हमारा बॉस है। सबऑर्डिनेट नीचे है, यानी कि नीचे बैठा वाला पर्सन जिसके लिए जो काम कर रहा है। सुपीरियर
बॉस यानी कि हमसे ऊपर वाली पोस्ट का, सबऑर्डिनेट हमसे नीचे वाली पोस्ट का। अब आपको क्लियर हो गया सुपीरियर सबऑर्डिनेट का रिलेशनशिप। अब अगर मैं किसी को ऑर्डर दे सकती हूँ, किसको दे सकती हूँ, मेरे सबऑर्डिनेट को ऑर्डर दे सकती हूँ, सुपीरियर को ऑर्डर नहीं दे सकती। मेरे को ऑर्डर कौन देगा, मेरा सुपीरियर देगा। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो हमारा एक रिपोर्ट का वो रिलेशन था वो हमारा क्लैरिफाइड हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, जो क्वेश्चन है हु रिपोर्ट टू हुम वो क्लैरिफाई कर दिया जाएगा, यानी कौन किसको रिपोर्ट करेगा ये क्लियर हो जाएगा सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के रिलेशनशिप से। दोबारा समझ लो, बहुत इजी है। मैं अगर सबऑर्डिनेट हूँ तो मेरे को मेरा सुपीरियर ही ऑर्डर दे सकता है, मेरे को मेरा सबऑर्डिनेट जो मुझसे नीचे काम कर रहा है वो ऑर्डर नहीं देगा, ठीक है। और मैं किसको ऑर्डर दूंगी, मेरे सबऑर्डिनेट को। मैं सुपीरियर को ऑर्डर नहीं दे सकती, वो मेरे को दे सकता है, मैं नहीं दे सकती। यानी कि मैं किस पर रिपोर्ट करूंगी, मेरे सुपीरियर पे, और मेरा जो सबऑर्डिनेट है वो किस पे रिपोर्ट करेगा, मुझ पे, क्योंकि मैं उसकी क्या हूँ, सुपीरियर हूँ, ठीक है। अब समझ में आ गया, बहुत ईजी है सुपीरियर सबऑर्डिनेट का रिलेशनशिप। अगर आपको अभी भी डाउट है तो आप लोग कमेंट करिए और मुझे बताइए, मैं आपको पूरे डाउट जितने भी होंगे आपके क्लियर कर दूंगी। तो देखो ये हमने यहाँ तक पढ़ा, ये पैराग्राफ हमको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं कि द इंडिविजुअल ऑफ हायर अथॉरिटी बिकम द सुपीरियर, यानी कि जिसके पास अथॉरिटी ज़्यादा है वो सुपीरियर हो जाता है, आप ऐसे भी याद कर सकते हो। और जिसके पास अथॉरिटी कम है वो क्या होता है, सबऑर्डिनेट हो जाता है। अब अथॉरिटी यानी कि पावर, आप सब लोग जानते ही हैं, जिसके पास ज़्यादा पावर है वो सुपीरियर है, जिसके पास कम पावर है वो क्या है, सबऑर्डिनेट। बहुत इजी एग्जांपल, देखो घर में भी आप सब लोग बैठे होंगे, अगर आपकी आपकी जो मम्मी है उनके पास पावर ज़्यादा है तो वो क्या है, हमारी सुपीरियर हो जाएंगे। हमारे पास पावर कम है तो हम क्या है, सबऑर्डिनेट हो जाएंगे। जो वो कहेंगी हम करेंगे। बहुत यार देखो बिजनेस इतनी ईजी है ना, घर टू घर रिलेट करोगे आपको सब समझ में आ जाएगा। बस समझने की देरी, आपके कॉन्सेप्ट जो है ना वो क्लियर होना चाहिए आपके दिमाग में कि हाँ सुपीरियर सबऑर्डिनेट क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस क्या होता है, प्लानिंग क्या होता है, प्लानिंग का प्रोसेस किस तरीके से लिया जाता है। ये एक कहानी तरह याद कर लो, बहुत ईजी हो जाएगी बिजनेस। समझ में आ रहा है। विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अथॉरिटी, आगे देखो इधर उधर मत खो जाओ, यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं। विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अथॉरिटी, अथॉरिटी के एस्टेब्लिशमेंट यानी कि जब अथॉरिटी आ जाती है तब मैनेजरियल हिरार्ची जो है, हिरार्ची जो हमारी मैनेजरियल हिरार्ची है वो क्रिएट हो जाती है, यानी कि की चेन ऑफ कमांड, या फिर हम बोल सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। ये क्या हो जाता है, इसे फॉलो होना स्टार्ट होता है। जब हम जैसे ही अथॉरिटी डालते हैं ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के अंदर, हमारी जो प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन है वो फॉलो होना स्टार्ट हो जाता है। अब ये मत पूछना प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन क्या होता है, बहुत ईजी टॉपिक है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में ऑलरेडी आपको पढ़ा चुकी हूँ। देखो शॉर्ट्स में समझा सकती हूँ, प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन यानी कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा, एक तरीके से वो चेन चलती है, ठीक है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग जाके देख सकते हैं। प्रिंसिपल की मेरे पास अलग से एक प्लेलिस्ट है, आप लोग उधर जाइए, आपको सारे के सारे 14 प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फ्योर मिल जाएंगे एक साथ, ठीक है। तो देखो अब ये जो हमने यहाँ तक पढ़ लिया, हमारा क्या हो गया, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस ख़त्म हो गया। अब मैं आपको स्टार्टिंग से जो है ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस एक बार समझा देती हूँ ताकि आप भूलें नहीं। देखो ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में सबसे पहला स्टेप वर्क है हमारा। वर्क को क्या करो, आइडेंटिफाई करो, ठीक है। फिर क्या करो, वर्क को डिवाइड करो। वर्क को डिवाइड कर लिया, अब जितनी जो हमने स्मॉलर यूनिट्स में डिवाइड करा उसे क्या बोलेंगे, जॉब बोलेंगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, हम जॉब को डिपार्टमेंट जॉब ग्रुप करेंगे। ग्रुप करा यानी कि डिपार्टमेंट क्रिएट करें। डिपार्टमेंट के बाद हम क्या करेंगे, ड्यूटीज असाइन करेंगे ऑफ ड्यूटीज़, ठीक है। ड्यूटीज़ हमने असाइन करी। ड्यूटीज़ असाइन करने के बाद अथॉरिटी की बारी आती है। उसके बाद हम लोगों ने क्या असाइन करी, अथॉरिटी असाइन करी। अब अथॉरिटी हमने असाइन कर दी, बहुत इजी, समझ में आ गया। पहले वर्क को डिवाइड करा, वर्क आइडेंटिफाई करा, वर्क को डिवाइड करा, देन चलो दूसरा पेन ले लेती हूँ, समझ में आ जाएगा। वर्क को आइडेंटिफाई करा, डिवाइड करा, जॉब्स क्रिएट करी, ठीक है, ग्रुप करा, देन असाइन ड्यूटीज़ को असाइन करा। ड्यूटीज़ मत भूलना, पहले ड्यूटीज़ को असाइन करेंगे फिर अथॉरिटी देंगे ताकि क्या हो सके, सुपीरियर और सबऑर्डिनेट का रिलेशनशिप क्रिएट हो सके। सो गाइज़ यहाँ तक जो है आप लोगों का ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस ख़त्म हो चुका है। अब मैं आपको जो नेक्स्ट पढ़ाऊँगी दोस्तों वो होगा आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करो। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलना, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको वीडियो अच्छी लगी। और अगर आपके कोई सजेशंस हैं तो आप लोग वो भी मुझे दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही अपना प्यार मुझे देते रहो दोस्तों।
मतलब मुझे मोटिवेट करते रहो, मैं आप लोगों के लिए वीडियोस लेके आती रहूँगी। थैंक यू।